कल जो हमने टॉपिक लिया था वो एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं उसका। हमने कल कुछ टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स लिए थे, लाइक हमने डीएनए की टाइप्स को डिस्कस किया था। और डीएनए की जो टाइप्स है उसमें हमने इसका कंपैरिजन बताया था बीडीएनए के साथ में। और जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन होता है जिसमें कि हम जिसके बेसिस पे हम डीएनए को डिफरेंशिएट करते हैं, वो 4 पॉइंट्स थे कि डीएनए का स्ट्रक्चर में एक्चुअली कॉइलिंग का जो साइड है वो कौन सा है, पिच की लेंथ कितनी है, डीएनए का डायमीटर कितना है, और डीएनए हेलिक्स में बेस पेयर की नंबर कितनी है। क्योंकि हमने बीडीएनए को डिटेल में पढ़ रखा है तो हमने इसी के अकॉर्डिंग इनका कंपैरिजन किया था। और ये बीडीएनए और पहले तो हमने बीडीएनए के स्ट्रक्चर को ही वापस से एक बार रिवाइज किया कि हाइड्रेटेड फॉर्म में है जनरली 99% हमारे जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है दैट इज़ बीडीएनए। और इसी को इन्होंने मॉडल की फॉर्म में वॉटसन एंड क्रिक ने जो है वो प्रपोज किया था। और हमने इसका जो डायमीटर्स है वो सब डायमीटर्स पैरामीटर्स जो है इसके सारे वो पढ़े थे। और उसमें देखा था कि एक वोल की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जिसमें 10 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं स्टेयर केस के स्टेप्स की तरह से। और जो इनका रोटेशन का डायमीटर है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हमने वेट डीएनए इसलिए बोला है क्योंकि ये फुल हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट डीएनए का जो फॉर्म है वो है ये, यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन इसमें लो है। और इस तरह से हमने राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डीएनए को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें फिंगर की पोजीशन जो है वो एंगल रोटेशन की साइड को बता रही है। फिर हमने जब कंपैरिजन किया तो फॉर्म्स में एडीएनए को हमने सबसे पहले देखा। एडीएनए जो है वो उसको जब बीडीएनए के साथ कंपेयर किया तो पता चला कि इसका डायमीटर ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। हाइड्रेटेड फॉर्म में जब ज़्यादा मतलब हाइड्रेशन ख़त्म हो जाता है, यानी डिक्रीज्ड हाइड्रेशन वाली कंडीशंस के अंदर जब सॉल्ट कंसंट्रेशन स्पेशली सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारा एडीएनए जो है उसका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे पैरामीटर्स में क्या चेंज आया है वो हमको हमेशा देखना है। और ये पैरामीटर्स क्या चेंज हुए हैं कि डीएनए का जो डायमीटर बी डीएनए के अंदर 20 एंगस्ट्रॉम था वो 23 एंगस्ट्रॉम हो गया। जो 10 बेस पेयर पर टर्न प्रेजेंट थे वो 11 बेस पेयर में कन्वर्ट हो गए। और जो बेस पेयर के बीच की दूरी है जो कि 3.4 थी बीडीएनए में वो 2.7 हो गई है यहाँ पर। तो ये अभी एक टेबल भी आएगी जिसमें हमको पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल में हमको इन सारे डीएनएस में नहीं जाना है, बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं हमको। थर्ड टाइप का जो डीएनए था दैट इज़ सीडीएनए। सीडीएनए जो है वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में बनने वाला थर्ड टाइप का डीएनए है। लेकिन ये जो है ज़्यादा स्लीक डीएनए है, जिसमें कि जो डायमीटर है डीएनए का वो 20 एंगस्ट्रॉम से भी कम हो जाता है, यानी 19 एंगस्ट्रॉम रह गया। यानी कि अगर हम ए डीएनए को देखें तो उसमें 23 एंगस्ट्रॉम था, बी डीएनए में 20 एंगस्ट्रॉम था, और यहाँ पर 19 एंगस्ट्रॉम हो गया, यानी कि और ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। और जब रिड्यूस हो गया तो ओबियसली स्प्रिंग को आप जितना उसका डायमीटर कम करोगे तो स्प्रिंग जो है वो लेंथ उसकी लंबी हो जाएगी। तो लेंथ जब लंबी हो जाएगी तो वोल्स की जो अगर हम इसका पैरामीटर्स देखेंगे तो उसमें हमको डायमीटर जो है 19 एंगस्ट्रॉम होने के कारण अब जो और बाकी स्पेसिफिक पैरामीटर्स में चेंज हुआ वो हुआ करीब 9.3 बेस पेयर पर टर्न हमको यहाँ पर मिलेंगे 10 की जगह। और ये नैरोअर फॉर्म है। और इसका स्पेशल चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि लिथियम आयन की कंसंट्रेशन जब मीडियम में बढ़ जाती है या फिर ह्यूमिडिटी जो है वो 66% के आसपास होती है तब जो है सीडीएनए फॉर्म हमको मिलती है। और ये दोनों फॉर्म्स जो है हमको इन विवो भी मिलती है, यानी कि नेचुरल कंडीशंस में भी मिलती है। थर्ड फॉर्म जो थी वो थी डी और ई फॉर्म, जिनको कि हम जनरली इन विवो या नेचुरल कंडीशंस में नहीं देख पाते हैं। इनको हम इन विट्रो कंडीशंस में यानी कि लेबोरेटरी कंडीशंस में स्पेसिफिक जो क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि क्लाइमेट नेचुरल नहीं है, हम आर्टिफिशियली कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट में जिसके कारण कि ये वाला स्पेसिफिक फॉर्म जो है डीएनए का बनता है। यानी कि केवल आपको बैक्टीरियोफेजेस के अंदर, बैक्टीरियोफेजेस जो है T2 बैक्टीरियोफेज जिनको टैडपोल बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, उनमें हमको डी फॉर्म और ई फॉर्म जो है वो मिलती है जनरली। और ये इसके अंदर हमको जो चेंजेस मिल रहे हैं उसमें एक स्पेसिफिक चेंज है कि ये जो है इनमें गुएनिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो लेस अमाउंट में मिलता है। यानी ये कहें कि गुएनिन होता ही नहीं है,
तो गुआनिन नहीं होगा तो फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यानी सी भी नहीं होगा, यानी साइटोकाइनिन भी सॉरी साइटोसिन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रही है, वो है कि AT का रेशियो अगर ज़्यादा है किसी DNA के अंदर तो उस केस में हमको D फॉर्म या E फॉर्म मिलती है, ठीक है। और इसमें हमको जो चेंज दिख रहा है उसमें पर वोल हमको 8 to 7 मतलब 8 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न हमको दिखाई देते हैं। और ये जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट DNA नहीं है, क्योंकि इसको हमने नेचुरली केवल बैक्टीरियोफेजेस में देखा है। हायर प्लांट्स में हमको ये इन विट्रो तैयार करना पड़ता है। तो ये जितने भी टाइप के हमने DNAs देखे ये सारे थे राइट हैंडेड DNA, यानी कि इनकी सब कॉइलिंग की जो डायरेक्शन थी सबकी राइट हैंडेड थी। लेकिन अब जिस DNA की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ ZDNA, जिसको हम लेफ़्ट हैंडेड DNA की एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को अलेक्जेंडर रिच ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। और इन्होंने बताया कि जो लेफ़्ट हैंडेड DNA होता है ये हमको नेचुरल कंडीशंस में भी मिलता है। और इसमें वेरिएशन क्या होता है कि ZDNA जो है, जिसका नाम ज़िगज़ैग DNA भी कहा जाता है, इसको ZDNA सीड के बेसिस पे इसको कहा जाता है। ये ज़िगज़ैग DNA इसलिए है क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक यूनिट ऑफ DNA बनाते हैं, यानी कि ये DNA जो है इसका इकाई जो यूनिट है वो हमेशा 2 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे तो इसकी जो शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होती है, यानी शुगर फॉस्फेट ट्रेलिंग है, अगर आप स्टेयर केस की बात कर रहे हो तो उसकी व्यवस्था जो है वो इस तरह की हो जाती है कि ये हमको ओवरऑल अपीयरेंस में ज़िगज़ैग की तरह से दिखाई देता है। तो ये ज़िगज़ैग DNA है, लेफ़्ट हैंडेड DNA है। और इसमें जो हमको और चेंजेस दिखेंगे वो है कि अभी तक आपने जितने भी टाइप के राइट हैंडेड DNA पढ़े उन सब में आपको डायमीटर जो था वो या तो 19 जो है वो आपको मिनिमम दिखा। ZDNA और स्लीक है, मतलब और पतला हो गया है और इसका डायमीटर 18 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक डिफरेंस ZDNA के अंदर दिखा। और पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो अब जब इसकी स्लीकनेस बढ़ गई, यानी कि इसकी जो वही स्प्रिंग का एग्जांपल आप देखिए अपने माइंड में कि स्प्रिंग को आपने डायमीटर वाइज पतला कर दिया है तो क्या हुआ, लेंथ ऑफ लूप बढ़ जाती है। तो लेंथ ऑफ लूप जो है वो इसकी 45 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जो कि BDNA में कितनी थी, 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हमको दिखा कि हेलिकल जो एक वोल था, एक हेलिक्स की जो लंबाई थी वो 45 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो गई। और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका अगर हम अरेंजमेंट देखें तो वो करीब करीब हमारे 12 न्यूक्लियोटाइड पर बेस टर्न पे हमको मिलते हैं ZDNA के अंदर। तो ये देखिए आप कितने सारे पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज हो गए। और एक स्पेशल चीज़ जो चेंज होती है वो ये है कि यहाँ पर हमको जो GT और AT का GC और AT का अरेंजमेंट है वो हमेशा अल्टरनेट मिलता है, मतलब कि एक बार GC प्रेजेंट होगा, दूसरी बार AT, है ना। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसके कारण भी, यानी प्यूरिन और पिरामिडीन जो है वो अल्टरनेटिवली चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रिपीटेटेड यूनिट्स बनाते हैं। और वो रिपीटेटेड यूनिट भी डाइमर होती है, डाइमर मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनती है। इसके कारण, और दूसरी बात कि शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है उसके कॉन्फर्मेशन के कारण ये जो है ज़िगज़ैग अपीयरेंस शो कर रहा है। और तीसरी बात क्या हुई कि इसमें हमको जो ग्रूव्स हैं, जो हमको BDNA में दिखी थी ना, एक मेजर ग्रूव देखी थी हमने, एक माइनर ग्रूव देखी थी, यहाँ पर एक मेजर ग्रूव पूरी तरह से एब्सेंट होती है, यानी सिर्फ एक ही तरह की ग्रूव मिलेगी हमको, जिसके पैरामीटर्स जो है वो हमेशा सेम ही होंगे, या हम ये नहीं कह सकते एक छोटी है एक बड़ी है ग्रूव, ठीक है। तो यानी एक तरह से हम देखें तो मेजर ग्रूव हम पूरी तरह से एब्सेंट मान लेते हैं। तो जब हमको BDNA को हम ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो वो ZDNA में स्टेबलाइज हो जाता है। और अगर हमको BDNA को हमने ब्रोमिनेटेड कर दिया या मिथाइलेटेड कर दिया तो भी वो ZDNA में चेंज हो जाता है। और ZDNA और BDNA एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और इसका कारण ये है कि ये ऐसा माना जाता है कि जब BDNA को अपने आप को फंक्शनल नहीं रखना है, यानी कि उसको अपने आप को जो है एक्सप्रेस नहीं करना है। एक्सप्रेशन क्या होता है BDNA का,
प्रोटीन का सिंथेसिस, यानी कि जब डीएनए अपने आप को प्रकट करेगा, अपने जीन्स की पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको ट्रांसफ़र करके आरएनए को पास ऑन करेगा, तो वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है बच्चों, यहाँ पे अगर उसको डीएनए को स्विच ऑफ करना है, क्योंकि अगर अननेसेसरी हर डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब करता रहेगा, है ना, तो फिर क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है सेल की। तो सेल ने अपना पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, मिनिमम एनर्जी में उसको सारा काम अपना कंप्लीट करना है, और बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस एक साथ सेल में चलते रहते हैं। तो जिस जीन की जिस पार्ट की डीएनए की जिस समय रिक्वायरमेंट है वही स्विच ऑन होता है, और बाकी समय वो स्विच ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये जेड डीएनए ऐसा माना जाता है कि जब बी डीएनए को फंक्शनल नहीं रहना है, स्विच ऑफ हो जाना है, तो वो जेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उसको वापस टर्न ऑन होना है या स्विच ऑन होना है तो वापस वो बी डीएनए की फॉर्म को एक्वायर कर लेता है। तो ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, और ये इसका फंक्शनल वैल्यू है जेड डीएनए की। और जेड डीएनए जो है ये हमने आइसोलेट भी किया हुआ है ड्रोसोफिला से, और इवन कि और बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं उनमें हमने इस फॉर्म ऑफ डीएनए को, यानी जेड डीएनए को आइसोलेट करके उसको हमने अच्छे से जो है स्टडी करा हुआ है, और हमने पाया कि ये हमेशा डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है जेड डीएनए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया जिगजैग डीएनए या जेड डीएनए। नाउ वी कम टू कि इनमें कंपैरेटिव स्टडी मैंने बताया था, जिसमें कि ज़्यादातर आपको बी डीएनए, ए डीएनए या बी डीएनए, जेड डीएनए के साथ कंपैरिजन पूछा जाता है, और वही सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। तो ये टेबल आपको समझ में आ जाएगी। अप टू 9 पॉइंट तक मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक आप जनरल पॉइंट्स को समझ पाएंगे, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वापस नहीं कर रही हूँ मैं। और ये आप छोड़ दीजिएगा, लास्ट के 4 पॉइंट्स आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये इसकी कॉन्फर्मेशन और जो हम इसका पूरा स्ट्रक्चर जब डिटेल में पढ़ते हैं तो 3D डिटेल्स में, तो फिर हमको बाकी के 3-4 पॉइंट्स और समझ आते हैं। तो जितने आपको लर्न हो जाए तो काफ़ी है आपके लिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सिंपल टॉपिक है बिल्कुल, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम डीएनए के डबल हेलिक्स को ओपन करके उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब हमारा ऐसा करने का मतलब क्या है, क्यों हम डीएनए को ओपन करना चाहते हैं, किस तरह से कॉइलिंग है इसको खोल के और इनको सिंगल स्ट्रैंड्स में ऐसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन प्रोसेस। और डीनेचुरेशन प्रोसेस की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि अगर डीएनए इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में रहेगा तो वो कभी भी फंक्शनल नहीं होता। उसको ओपन करके अपने ऊपर जो इन्फॉर्मेशन कोडेड है, न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस हैं, उनको ओपन करना होता है, जिससे कि उससे आरएनए का सिंथेसिस हो सके, या फिर अगर हमको रेप्लिकेशन भी कराना है डीएनए का तो भी उनको इस तरह से स्ट्रैंड्स को ओपन करके उनको टेम्पलेट की तरह या सांचे की तरह से तैयार करना होता है, जिससे कि ये जो है आगे का ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो पाए। तो उसके इसमें ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम डीएनए को बिना तोड़े, बिना ब्रेक करे, दोनों स्ट्रैंड्स को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के न्यूक्लियोटाइड्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, जिससे दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। और ये हम पूरे डीएनए के नहीं करते। अगर हमको एट अ टाइम सारे डीएनए में करना है तो हमको सारे को डीनेचर करना होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के लिए हम केवल एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है उसको डीनेचर कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो ये डीनेचुरेशन का प्रोसेस जो है ये किस तरह से किया जाता है। डीनेचुरेशन को हीटिंग से कर सकते हैं हम, यानी हाई टेम्परेचर दे दीजिए आप, या फिर आप सॉल्ट कंसनट्रेशंस को कम कर दीजिए या मॉडिफाई कर दीजिए, जिससे कि डीएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, है ना। और ये ब्रेक हो जाएंगे तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन प्रोसेस, एंड ऐसे डीएनए को डीनेचर्ड डीएनए कहते हैं। और इसके लिए डीएनए को करीब करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता है हमको। और जब हम इस टेम्परेचर जहाँ पर कि पूरा डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जितना अमाउंट हमने डाला है डीनेचर करने के लिए, वो जब तक पूरा सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो, उसके बीच में अगर हमको
जो टेम्परेचर रेंज जो चाहिए होती है जिसमें हम उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका एक मिडल पॉइंट जहाँ पर कि हाफ डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ है, उसको हम कहते हैं टीएम, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर, मिड पॉइंट है ना। ये रेंज जो है इसको मिड पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना होता है कि टीएम की कैलकुलेशन कई बार मैथमेटिक वैल्यू में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछा जाता है कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है जो कि हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और ये और ध्यान रखना है बस हमको कि अगर डीएनए के अंदर जीसी बेस पेयर ज़्यादा होते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, और अगर 80 बेस पेयर ज़्यादा है, वैसे भी अगर आप दिमाग लगाओ तो समझ में आ रहा है कि जीसी बेस पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिनको तोड़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर 80 जो है उनके अंदर 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो ज़्यादा इजीली कट जाते हैं या टूट जाते हैं। तो ऐसे डीएनए स्ट्रैंड्स जिनके अंदर 80 का रेशो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा जल्दी ब्रेक होते हैं, और जिनके अंदर जीसी का रेशो ज़्यादा होता है वो थोड़ा लेट या हाई टेम्परेचर पे ब्रेक होता है। इसी का एडवांटेज जो है वो प्रिमिटिव अर्थ पर भी हमको मिलता है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जिनके जो हाई टेम्परेचर को उस टाइम अर्थ के बियर कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर जीसी बेस पेयर का रेशो जो है वो ज़्यादा था, इसलिए वो सर्वाइव करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जब इस तरह के कुछ केमिकल्स हमने आजकल तैयार कर लिए जो सीधे जाके हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे अटैक करते हैं, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो कि डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी थे उनको कम करते हैं, तो उनको हम डीनेचुरेंट्स कहते हैं। और ये इसका रिवर्स बिल्कुल फिनोमिनल होता है डीनेचुरेशन का, रीनेचुरेशन या रीएनेलिंग, जिसमें कि हम रिवर्ट सारी कंडीशंस अगर प्रोवाइड करते हैं तो डीएनए जो है वापस से जुड़ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में वापस से कॉइल हो जाते हैं और उसी तरह से अपने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीनेचुरेशन। अब रीनेचुरेशन की बहुत सारी एडवांटेज होती हैं, यानी एडवांटेजेस हमको क्या दिख रही है इसकी, कि जब भी आपको दो स्ट्रैंड्स सेपरेट फॉर्म में मिलते हैं और हम उनको हम उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को बॉन्डिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको टेम्परेचर जो है कूलिंग टेम्परेचर देना शुरू करें, यानी धीरे धीरे आपने जैसे डीएनए को हीट किया था वैसे ही आप उसको कूल डाउन स्लोली कूलिंग अगर आप शुरू करते हो तो डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे और ये जो है रिकॉइल हो जाएंगे। इस फिनोमिनन का जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़ है फिंगरप्रिंटिंग में, जब हमारे पास दो सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, एक हम पेरेंट का लेते हैं और एक ऑफस्प्रिंग का यानी बेबी का लेते हैं, तो उस तरह हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के लिए अगर मान लो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड्स बन जाएंगे, लेकिन अगर वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जहाँ पे हम मैचिंग करते हैं डीएनए की, ठीक है। तो इसी मैचिंग के प्रोसेस को या मैचिंग की सिमिलरिटीज़ को हम यूज़ करते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन में, कौन से जीव जो है वो कौन से दूसरे जीवों के साथ में ज़्यादा इंटीमेसी शो कर रहे हैं। मतलब कि हमने कैसे डिसीजन बता दिया कि भाई चिंपैंजी, गोरिल्ला और ह्यूमन और मंकी सारे एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, या बर्ड्स जो है ये सब एप्स हैं, एबीज़ हैं। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो जब जेनेटिक बेसिस पे हमने क्या कहिए आइडेंटिफाई करिए, डिसाइड की है, तो ये सब इसी पर बेस्ड है, डीएनए पे बेस्ड, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हमको डीएनए के हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को स्टडी करना होता है, वो प्रोसेस कहलाता है डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक किए जाते हैं। इसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कहेंगे। नेक्स्ट वी कम टू आरएनएस। आरएनए जो है वो बहुत डीएनए से सिंपल और डीएनए के सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, और इनका भी काम जेनेटिक रोल मेन होता है इनका, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनमें कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हमने कल भी डिटेल में बात की थी कि बहुत सारे वायरसेस हैं, जैसे कि रेट्रो वायरसेस हैं, रियो वायरसेस हैं, जिनमें कि जब डीएनए एब्सेंट है पूरी तरह से तो फिर आरएनए उसको टेक ओवर करता है उस फंक्शन को, और वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए के पास रहती है, ठीक है। लेकिन आरएनए डीएनए से ज़्यादा सुपीरियर है
इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी और इसके फंक्शंस हमने देखे कि डीएनए तो केवल एक ही काम कर रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, लेकिन आरएनए जो है उनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। और ये इनमें से एक फंक्शन था कि आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है। और यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं, ऐसा नहीं है। एंजाइम्स जो है राइबोजाइम्स यानी आरएनएस भी हो सकते हैं। तो आरएनए जो है सबसे प्रिमिटिव एंजाइम्स थे जिन्होंने की शुरुआत में जब अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हो रहा था तब आरएनएस ही जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में थे और वो आरएनएस की कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन आरएनए के समझ में आते हैं कि आरएनए ना केवल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है बल्कि ये जो है डीएनए को भी उल्टा बना सकता है। यानी कि ये कहें सीधी भाषा में कि डीएनए का ओरिजिन जो है वो आरएनए से हुआ है। ठीक है, आरएनए ने डीएनए को डेवलप किया, जबकि हम क्या कहते थे, अभी हमने जब डीएनए पढ़ा था तो डीएनए के केस में हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है वो खुद को खुद ही बना सकता है ना, रेप्लिकेशन कर सकता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो आरएनए से डीएनए का ओरिजिन हुआ है। और आज भी इसका प्रूफ क्या है, अभी आप रेप्लिकेशन जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि आरएनए प्राइमर आके उसको इंड्यूस नहीं करता है। अभी आप रेप्लिकेशन के टाइम पे हम फिर से इसको डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो कुछ हद तक ये हमको क्लियर हुआ कि आरएनए जो है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। आरएनए जो है वो प्रोसेसिंग करके जो प्रॉपर डीएनए तो सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है वो सबको डिकोड कर देता है, आरएनए को दे देता है। आरएनए जो है उसमें से सेलेक्ट करता है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, उसको भेजा जाए और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो गलती से ट्रांसक्राइब हो गए हैं उनको हटाया जाए। तो ये काम भी आरएनए करता है। ठीक है, तो आरएनए के 4 मेजर फंक्शंस आपको यहाँ समझ में आ रहे हैं, लिखे हुए भी दिख रहे हैं आपको। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने के साथ साथ कैटालाइटिक एक्टिविटी और फिर रेप्लिकेशन डीएनए का करना, आरएनए की प्रोसेसिंग करना, ये सारे फंक्शंस भी आरएनए के होते हैं। ठीक है, तो ये आरएनए के बारे में हमने बात की। आरएनए जो है इनको हम बेसिकली अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये काफ़ी कुछ डीएनए से मिलते हुए, बट डिफरेंस क्या है, डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। यानी कि यहाँ पर कोई इस तरह की कॉइलिंग नहीं हुई है, एंटी पैरेलल कॉइलिंग जैसे डीएनए में मिलती है हमको, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है। अब अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो अकरेंस में हमको क्या दिख रहा है कि डीएनए आरएनए जो है उनकी अकरेंस में एक बेसिक डिफरेंस है कि डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको डीएनए जो है वो एक्स्ट्रा डीएनए आपको मिला था कहाँ पर, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में मिला था जिसको आपने एपिसोम या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड कहा था, और दूसरा डीएनए जो है कभी कभार हमको छोटे से जीनोम की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिला था। लेकिन आरएनए जो है वो सभी जगह प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस में भी इसकी स्पेसिफिक साइट है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका में आरएनए मिलेगा। अगर हम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो आरएनए फ्री आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होंगे, लाइक टीआरएनए इसकी एक फॉर्म जो है आरएनए की। बहुत तरीके के आरएनए होते हैं, मतलब नंबर ऑफ आरएनएस अगर हम देखें ना तो कम से कम हम मानोगे आप 10 टाइप के आरएनए तो हमने ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं हम, जिसमें से हम मेजर 3 की बात करते हैं कि एमआरएनए है, टीआरएनए, आरआरएनए है। इसके अलावा एचएनआरएनए होता है, स्नैप होते हैं, हेट्रोजीनस स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, बहुत सारी तरीके और आरएनएस हैं जिनके धीरे धीरे हमको फंक्शंस पता चल रहे हैं। तो आपको समझ में आया आरएनए का इम्पोर्टेंस। और ज़्यादातर आरएनए जो है, ज़्यादा अमाउंट में अगर हम आरएनए की बात करें तो वो हमको राइबोसोम्स के अंदर मिलता है। राइबोसोम्स आप पहचान गए, जो एक सेल ऑर्गेनेली थे जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है और वो प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट होता है ना, वहाँ पर भी आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा आरएनए और डीएनए की अकरेंस में डिफरेंस। स्ट्रक्चर वाइज देखें तो बहुत कुछ सेम ही है दोनों में, डीएनए आरएनए में। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डीएनए काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी एक पेंटो शुगर है, बट यहाँ पे पेंटो शुगर है राइबो शुगर, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है फॉस्फेट के बीच में, और यहाँ पर लगा हुआ है
नाइट्रोजन बेस जो कि डीएनए की तरह फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपको थाइमिन की जगह यूरेसिल मिलेगा। और ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो राइबो शुगर और थाइमिन को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है यूरेसिल से, और डीऑक्सी राइबो शुगर को सब्सटीट्यूट किया है राइबोस से। इसके अलावा यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हो रही है इसमें, क्योंकि आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे चारकॉफ के जो लॉ है उसका कोई पॉइंट नहीं है। चारकॉफ का लॉ इसमें फॉलो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई प्यूरिन पिरामिडिन का रेशो का कॉन्फ़िगरेशन या ये कहेंगे रेशो जो है उसमें कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, इसलिए चारकॉफ का लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। अब क्योंकि बेस पेयरिंग नहीं हो रही है तो फिर इनमें ये हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी शो करने के लिए ये ऐसे ओपन नहीं रह के आपस में कॉइल्ड हो जाते हैं और एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी सिंगल। जैसे हेयर पिन का मैंने कल भी एग्जांपल दिया था आपको। हेयर पिन को अगर खोल दोगे आप तो एक पूरा वायर बन जाता है, और उसको आपने कॉइल कर दिया तो वो हेयर पिन बन गई। तो इस तरह से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएस होते हैं ये कई बार अपने ऊपर ही दो स्ट्रैंड्स को फोल्ड करके जो अपने नाइट्रोजन बेसिस है उनके बीच में जो बॉन्ड्स बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके कारण सुपर कॉइलिंग या कॉइलिंग की स्ट्रक्चर इनमें की बनती है। तो ये जो है जहाँ तक बहुत सारे वायरसेस का मैंने एग्जांपल दिया आपको। वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल की तरह जब काम करते हैं तो वायरसेस का ये आप देख लीजिए, डायग्राम वही है जैसे कि हमने डीएनए में बनाया था, और यहाँ पर भी 5' होगा और एक 3' होगा। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही है एक्चुअली, जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है। ये डिफरेंसेस हैं जिनको मैं अब आपको डिटेल में नहीं ले रही, जो चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ वही चीज़ें पॉइंट वाइज इसमें लिखी हुई हैं। कई बार क्वेश्चन जब आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें कि डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, तो आप टेबुलर फॉर्म में अगर उसको प्रेजेंट करते हो विद डायग्राम तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये टेबल भी सेंड भेज रही हूँ मैं नोट्स में, आप देख लीजिएगा। नाउ वी कम टू आरएनए के स्ट्रक्चर्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। एक्चुअली आरएनए जो है उनको हम उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग दो मेजर कैटेगरीज में बांटते हैं। एक जेनेटिक आरएनए, यानी जहाँ पर सेल के अंदर डीएनए एब्सेंट है तो आरएनए जो है वो ही जेनेटिक या हेरिडिटरी मटेरियल की तरह से फंक्शन करता है, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पर ही सारे जीन्स जो है वो प्रेजेंट है और उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट जनरेशन में। कई बार ये आरएनएस जो है ये जैसे रेट्रोवायरसेस के आरएनए ये क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फिर से बता देती हूँ मैं। सेंट्रल डोग्मा में हमने डीएनए से आरएनए बनाया था और हमने कहा था डीएनए हमेशा आरएनए को कोड करता है, लेकिन वहीं पे एक जो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेनिमैन वॉल्टीमोरे, उन्होंने ही बोला था कि भाई ऐसा नहीं है, आरएनए जो है वो भी कई बार डीएनए को फॉर्म कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और उस पर डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आरएनए का अपना, अब आपको प्रूफ मिल गया ना कि आरएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी के बाद में हमको ये बात जो है हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रिमिटिव अर्थ पर पहले आरएनए बना उसके बाद डीएनए। ठीक है। नाउ वी कम टू कि आरएनए जो है किन किन वायरसेस में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट वायरसेस में जनरली आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि तंबाकू के पौधे पर बीमारी करता है, वुंड ट्यूमर वायरस जो कि प्लांट में वुंड्स बना देता है और जो प्लांट्स है उसमें ट्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं, और ये जो है कई सारे रूट्स में या स्टेम्स में ट्यूमर्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो कुछ वायरसेस हैं जिनमें आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। और एनिमल वायरसेस हैं जिनके भी कुछ एग्जांपल जो आपको याद रहे वो आप देख लीजिएगा। केवल एक्सेप्शन क्या है कि ये जो सारे आरएनएस हैं ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड तो होते ही हैं, लेकिन स्पेसिफिक केस में जैसे वुंड ट्यूमर वायरस में ये आरएनए जो है अपने आप पर ही कॉइल होकर डबल स्ट्रैंडेड हो गया। ठीक है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है इसका आपको पता कैसे चलेगा, जब ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो ओब्वियसली ये डीएनए के जैसा हो गया ना, फिर आप इसमें कैसे बता पाओगे कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है या डीएनए, क्योंकि है तो न्यूक्लियोटाइड्स ही।
फिर इसमें हमको ये दिमाग लगाना होता है कि इसमें शुगर कौन सी है और नाइट्रोजन बेसिस यूरेसिल है या थायमिन है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज इक्वल टू डीएनए, इट इज़ नॉट इक्वल टू डीएनए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फॉर्म जो नाइट्रोजन बेसिस और शुगर्स को हमको स्टडी करना पड़ता है, तभी हमको पता चलेगा कि ये आरएनए है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको बता ही दिया है कि आरएनए जो है पहले बनाता है ट्रांसक्राइब करके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। उससे डीएनए का एक सूत्र बनता है और उस सूत्र से फिर दोबारा दूसरा सूत्र बनता है जिससे कि डबल स्ट्रैंडेड जो है डीएनए फॉर्म होता है। तो ये प्रोसेस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। अब हम आ जाते हैं कि जो नॉन जेनेटिक आरएनए, ये छोड़ दीजिए आप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में और जो प्रोसेसेस हैं उनको छोड़ दीजिए। नाउ वी कम टू नॉन जेनेटिक आरएनए, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसमें भी खास बात मैंने आपको कल बता दी थी कि ये जो आरएनएस होते हैं इनमें एक होता है एमआरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए और एक होता है टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए जो है वो जब जब किसी जीन की ज़रूरत होती है किसी प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, तो डीएनए का वो एरिया जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करने लगता है और उससे जो आरएनए सिंथेसाइज होता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए सिंथेसाइज होता है उसको हम कहते हैं एमआरएनए। अब आपको पता है कि भैया हमेशा तो हर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, हर समय तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ज़रूरत है तब तब ये एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। इसकी लाइफ स्पैन भी छोटी सी होती है, अपना काम ख़त्म किया फिर इसकी जो है ये डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो एमआरएनए जो है इसकी कंसंट्रेशन कभी भी सेल में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि टाइम टू टाइम इनका फॉर्मेशन होता है और फिर ये डिग्रेड हो जाएगा। तो ऐसे जो डीएनए है कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होते सेल के अंदर, इकट्ठे नहीं होते एट अ टाइम, ठीक है। तो अगर हम सेल में आरएनएस की मात्रा को देखें, यानी टोटल जितना आरएनए है उसमें से एमआरएनए कितना है, तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो है वो एमआरएनए का होता है, दैट इज़ ओनली 5%। यानी टोटल 100% में से केवल 5% जो है एमआरएनए प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। दूसरा जो आपको राइबोसोमल आरएनए की बात की मैंने, राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला आरएनए है। ये कई बार वन वर्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो इसलिए ज़्यादा मिलता है हमको क्योंकि वो राइबोसोम को बनाने में यूज़ हो रहा है, यानी कि राइबोसोम का सिंथेसिस ही आरएनए और प्रोटीन से हुआ है, तो सारा आरएनए वहीं पर कंज्यूम हो गया है, ठीक है। तो आरएनए जो है करीब करीब सेल का टोटल आरएनए का 80% होता है। और थर्ड कैटेगरी इज ट्रांसवर्स आरएनए। बच्चों लाइट गई, अभी वाईफाई ऑफ हो गया है। मुझे लगता है क्लास ऑफ हो जाएगी। इसको उससे लगा दिया करना यार, क्या इसको उस पर लगा देना, क्लास ऑफ हो गई यार। उस पर जिस पे ये चल रहा हो, एक्सटेंशन नहीं है ना यार, देख कहीं से हो रहा हो तो कुछ। नहीं चलता तेरे फ़ोन पे बेटा से, नहीं चलती यार, वो दिखता ही नहीं प्रेजेंटेशन। बच्चों को ना आवाज़ आती है, चला के देख चुकी हूँ मैं 2 बार।
चला अरे नहीं चलता भाई, आवाज नहीं जाती ना, सोचती कोई फायदा ही नहीं है। मम्मी वो तब होता है जब मेरा यूज था, तब उस दिन मेरे उसमें भी क्लासेस में आई नहीं थी। ये पूरा है, मैंने आज यूज ही नहीं करा। शांति से वापस कर लो। क्या हुआ ये? लाइट आ गई क्या? क्या हो रहा है ये? नहीं आई तो नहीं। नहीं अरे वो तुमने करा था ना वो मैंने कर दिया। दिख रहा है क्या आपको? प्रेजेंटेशन दिख रहा है बच्चों?